हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कराने वाली हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड का एक टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। बच्चों, व्हाई यू शुड वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इसमें डिटेल में जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के, वो हम सब कंप्लीट करेंगे। प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में से क्वेश्चन आए हैं 2004 से लेकर 2020 तक, वो सारे के सारे आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको भी आप समझ पाओगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो। सबसे पहले देखो, ये बेसिक सी बात है, व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च मतलब क्या होता है? रिसर्च इज बेसिकली सर्च ऑफ नॉलेज व्हेन यू ओरिजिनली कंट्रीब्यूट टू समथिंग। मतलब आप अपना किसी चीज में ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? रिसर्च। अब रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। नाउ व्हाई इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस? क्योंकि इसमें प्रॉपर स्टेप्स हैं जो हम प्रोसेस ऑफ रिसर्च में समझेंगे। प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से हम क्या करते हैं? रिसर्च कंडक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ती है, अपनी प्रॉब्लम समझने के बाद लिटरेचर रिव्यू करते हैं। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। तो दैट इज व्हाई इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ ओरिजिनल कंट्रीब्यूट करते हैं टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू प्रोवाइड आंसर्स टू क्वेश्चन। मतलब ये एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, ये एक डिस्कवरी का तरीका है जिसमें हम न्यू फैक्ट्स को ढूंढते हैं। किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में, कोई भी ब्रांच हो सकती है, उसमें हम कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? रिसर्च। बच्चों, बेसिकली इसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो इट हैज अ प्रोसेस जो हम समझेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइसेज ऑफ डिस्कवरी। नाउ व्हाट इज वॉइसेज? वॉइसेज इज बेसिकली अ जर्नी। ये आपकी एक जर्नी है जिसमें आपको जो चीजें पता है उनको बेस बना के जो चीजें नहीं पता वहां तक आप पहुंचते हो। तो सिंपल सी बात है, अभी तक हमें मोटा मोटा क्या समझ में आया कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम ओरिजिनली कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, या तो कुछ हम नया निकालते हैं, आइदर वी फाइंड समथिंग न्यू, या फिर जो ऑलरेडी नॉलेज एग्जिस्टिंग में है हम उसको क्या करते हैं? री इंटरप्रेट कर देते हैं अपने तरीके से। तो रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम नई इंफॉर्मेशन निकालते हैं या फिर पुरानी ही इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा रिसर्च का मतलब था। तो बेसिकली बच्चों, ये डेफिनेशन मैंने डाली हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। इट इज़ वेरी इजी। जो मैंने आपको समझाया है वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद देखो बच्चों, इसी से एक क्वेश्चन आया हुआ था, लेट्स डू इट। रिसर्च इज कंडक्टेड टू, ये 2011 का क्वेश्चन है। रिसर्च इज कंडक्टेड टू जनरेट न्यू नॉलेज, not to develop a theory, obtain a research degree and reinterpret existing knowledge। तो मैंने अभी जस्ट आपको 2 मिनट पहले बताया कि भाई रिसर्च क्यों की जाती है? या तो आप कुछ ओरिजिनल कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ नया निकाल रहे हो, नहीं तो आप जो पुराने को ही क्या कर रहे हो? इंटरप्रेट कर रहे हो। तो सबसे पहला जनरेट न्यू नॉलेज तो आएगा ही आएगा, री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज भी आएगा ही आएगा। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे फर्स्ट भी है और फोर्थ भी है। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट है, फोर्थ नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे सिर्फ फोर्थ है, फर्स्ट नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे फर्स्ट है, फोर्थ नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। तो बचा क्या हमारे पास? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो जनरेट न्यू नॉलेज, री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड ऑब्टेन अ रिसर्च डिग्री। नॉर्मल सी बात है, हम पीएचडी करते हैं, पीएचडी में हम रिसर्च करते हैं, फिर हमें अपनी पीएचडी की डिग्री मिलती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ था 2008 में, द रिसर्च इज ऑलवेज वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज। ठीक है, हम पुरानी नॉलेज को वेरीफाई करते हैं, उसको री इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं न्यू नॉलेज को, ये बात भी ठीक है। हम गैप फिल करते हैं, जो हमें पता है, जो हमें नहीं पता, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो फिल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया हुआ है आपका रिसर्च के मीनिंग से ही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहला, डिस्कवरीज आर रिसर्चेस, रिसर्च लीड टू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन एंड रिसर्च आर रिलेटेड। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन है इंटर रिलेटेड। आपको लगेगा हाँ यार, डिस्कवरीज आर रिसर्चेस, जो डिस्कवर होता है उसमें रिसर्चेज तो होती हैं। अब क्या, कौन सा ऑप्शन चूज करें? तो देखो बच्चों,
जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें क्या बोल रहा है, रिसर्च इज लीड टू डिस्कवरी। सिम एक सबसे सही बात बोल रहा है कि आप रिसर्च करोगे तभी तो आपको कुछ नया मिलेगा ना। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, आप रिसर्च करते हो आपको कुछ नया मिलता है, या आप पुराने को इंटरप्रेट करते हो। तो आपने रिसर्च किया तभी तो आपको कुछ नया मिलेगा, उस नए का नाम क्या है, डिस्कवरी। तो रिसर्च लीड टू डिस्कवरी, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद बच्चों रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, तो देखो बहुत सारे आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स और लिस्ट आउट किए हैं। सबसे पहला, टू गेन द फेमिलियरिटी विद द फिनोमिना, मतलब आपको किसी भी जो टॉपिक है उसके अंदर उसके बारे में जानना है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसके बारे में समझना है। सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझना चाहती हूँ, किसी टॉपिक के बारे में फेमिलियर होना चाहती हूँ, तो क्या है कि हम इसलिए रिसर्च क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बच्चों, हमारा मोटिव क्या है रिसर्च करने के पीछे, हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं, हम उस टॉपिक के बारे में और समझना चाहते हैं, डेप्थ में जाना चाहते हैं, उस टॉपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो है पोर्ट्रे करना चाहते हैं, या फिर हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं वो कितनी फ्रिक्वेंसी से आया है। जैसे मान लो आप कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च करते हो कि भाई वो कितनी क्वांटिटी में कितने लोगों को हो रहा है, तो टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ समथिंग। या फिर हम दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं कि बच्चे कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने बच्चे पास होते हैं, इनके बीच में हम रिलेशनशिप निकालते हैं। तो रिसर्च के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि आप फेमिलियर होना चाहते हो टॉपिक से, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप समझना चाहते हो, फ्रिक्वेंसी आप देखना चाहते हो, कैजुअल रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो। तो देर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आपकी डेप्थ बताता है आपकी रिसर्च की, जो आपके मोटिव होता है ना, वो आपकी जो रिसर्च है उसकी डेप्थ बताता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिसर्च के। देखो, टू रिव्यू द लिटरेचर, हाँ ये हो सकता है, रिव्यू द लिटरेचर हो सकता है। टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, ये भी हो सकता है। टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, हाँ रिसर्च को हम मेन को कुछ लोग पीएचडी की डिग्री के लिए भी करते हैं, ये भी हो सकता है। नाउ टू डिस्कवर न्यू फैक्ट एंड टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन फैक्ट। तो देखो हमें लग रहा है यार ये चारों हो सकते हैं, तो इसीलिए तो नेट का एग्जाम है, अगर आपका जो है बिल्कुल ही वेल डिफाइंड आंसर आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई इसका तो ये आंसर है, तो सभी बच्चे कर देंगे ना। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सबसे क्लोज आंसर कौन है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, सबसे क्लोज क्या है। देखो सबसे यहाँ पे रिसर्च, आपके पर्सनल रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, जो रिसर्च कंडक्ट होती है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। जनरली हम क्यों रिसर्च करते हैं, आइदर वी डू द रिसर्च टू डिस्कवर द न्यू फैक्ट्स और टू मेक द फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ द नोन फैक्ट्स। ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ और भाई यही बात बार बार पेपर में आ रही है। अब नेक्स्ट 26 में क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च का मेन टास्क क्या होता है। देखो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन करने हैं ना, तो आप कुछ ऐसा ढूंढ लो जो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे मुझे सीधा साथ ये नजर आ रहा है, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। एक हमने ये चीज सीखी थी कि हम डिस्कवर न्यू थिंग्स, तो देखो जहाँ पे सेकंड ऑप्शन नहीं है वो काट दो, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन नहीं है ये वाला ऑप्शन कट कर दो। फिर पहला ऑप्शन क्या है, टू कीप स्पेस विद एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, ये बिल्कुल है, क्योंकि हम क्यों रिसर्च करते हैं आजकल जो ये बड़ी बड़ी एमएनसीज है इनमें भी अलग से R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वो क्यों होता है, बिकॉज दे वांट टू एडवांस इन देयर नॉलेज। तो यहाँ पे ये वाला तो आएगा ही आएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड आएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इसमें नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब टू राइट अ क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग्स, ठीक है ये भी आ सकता है। नेक्स्ट, टू सिस्टमैटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन सोर्सेज विद ऑब्जेक्टिविटी। देखो इन दोनों में से कोई एक आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ऑप्शन हमारे पास क्या है, सिर्फ 3 ही है। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है आपको पढ़ने से ही समझ आ जाएगा कि ये वाला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा क्लोज है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद है द डेप्थ ऑफ द रिसर्च, ये मैंने आपको अभी अभी बताया था, आपके ऑब्जेक्टिव से ही आपकी डेप्थ ऑफ द रिसर्च कैन बी जज्ड। तो ये ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आए हुए थे बच्चों। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो बच्चों सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्टिविटी। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी इज बेसिकली विदाउट बायसनेस। आप अपनी रिसर्च में कोई भी बायसनेस नहीं कर रहे हो, कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे हो। तो देखो ये ऑब्जेक्टिविटी होती है। अब आप कैसे मेंटेन कर सकते हो अपनी ऑब्जेक्टिविटी, आप हर चीज़ को कम्प्लीटली हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखोगे अगर, ठीक है, तो आपका जो बायसनेस है वो कम होगा, क्योंकि आपकी जो रिसर्च है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है अगर आप हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे हो। आप कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, आप यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स जो बाकी लोग करते हैं नॉर्मल रिसर्च में वही आप कर रहे हो, तो भी आपकी बायसनेस हट सकती है। बाकी बहुत सारी बायसनेस है जो हमारे मतलब ना चाहते हुए भी आ जाती है, जैसे कल्चरल बायसनेस, हमारा अपने कल्चर की के प्रति
उसकी वजह से कुछ एक पर्सपेक्टिव बन जाता है, तो वो एक बायसनेस का कारण नहीं बनना चाहिए। हम कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ यार ये रिजल्ट आना चाहिए, तो उसी डायरेक्शन में हम अपनी रिसर्च को घुमा देते हैं। तो बेसिकली हमारे जो एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि योर रिसर्च शुड नॉट बी बायस्ड, आप उसमें कोई भी पार्शियलिटी ना करो। उसके बाद बच्चों रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में से। सब रिलायबिलिटी मतलब क्या है बच्चों? कंसिस्टेंसी इन रिसर्च। मतलब कि मैं इसको आपका मतलब समझाती हूँ कि मान लो ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये मतलब आप मान लो कुछ लोग हैं, मैंने इनके ऊपर रिसर्च किया, ठीक है। अब ये सेम लोग हैं यहाँ पे, ये सेम लोग हैं यहाँ पे, तो जो मेरा यहाँ पे रिजल्ट आया, जो मेरा यहाँ पे रिजल्ट आया, जो मेरा यहाँ पे रिजल्ट आया, वो ये तीनों क्या होने चाहिए बच्चों? सेम होने चाहिए। वो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सेम पॉपुलेशन है, सेम लोग है। मैंने आपको क्या बोला भाई, इस डब्बे में भी वही लोग हैं, फिर मैंने इसको यहाँ पे भी वही लोग हैं, यहाँ पे भी। तो आप अगर अपना गिवन पॉपुलेशन के अंदर, ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है, इनके अंदर आप रिसर्च कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आना चाहिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर आपका वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके रिसर्च क्या है? रिलायबल नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी को रेप्लिकेबिलिटी भी बोला जाता है या रिपीटेबिलिटी भी बोल सकते हो आप, क्योंकि आप जब अपनी रिसर्च को रिपीट करोगे तो सेम रिजल्ट आने चाहिए। अगर वो नहीं है दैट मीन्स योर रिसर्च इज नॉट एट ऑल रिलायबल। उसके बाद बच्चों होता है वैलिडिटी। नाउ वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी। आपकी अगर इफ़ यू हैव अ हाई डिग्री ऑफ वैलिडिटी दैट मीन्स कि आपकी रिसर्च में ज़्यादा एक्यूरेसी है, ज़्यादा अच्छे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स है। सो दिस इज वैलिडिटी। अब इसके बाद बच्चों बहुत, मैंने आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने वैलिडिटी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी दो तरह की होती है, कंटेंट रिलेटेड, क्राइटेरिया रिलेटेड। नाउ व्हाट इज कंटेंट रिलेटेड? अगर आपका जो भी कंटेंट है वो एक्यूरेट है, दैट मीन्स आपकी कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी इज वेल एंड गुड। क्राइटेरिया रिलेटेड क्या होती है कि रिलेशनशिप विद अदर मेजर्स, जब आप दूसरे मेजर्स के साथ आपकी सही जो है रिलेशनशिप बैठ रही है, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी क्राइटेरिया रिलेटेड। अब ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फेस वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। बच्चों फेस वैलिडिटी क्या है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताती हूँ कि आप जो मेजर करना चाहते हो वही आपने मेजर किया है, तो वो क्या है? फेस वैलिडिटी। मतलब आपने ये क्वेश्चनेयर फिल किया, ठीक है, ये क्वेश्चनेयर सॉरी आपने क्वेश्चनेयर दिया लोगों को अपना फिल करने के लिए, और लोगों ने वो क्वेश्चनेयर भरा, और आपको वही जिस मोटिव से आपने क्वेश्चनेयर दिया था वो मोटिव आपका पूरा हो चुका है। तो कहने का मतलब क्या है? डज द टेस्ट अपीयर टू टेस्ट व्हाट इट एम्स, मतलब जो आपका मेन एम था उसी वो पूरा हो चुका है, तो वो क्या है? फेस वैलिडिटी। मतलब आपकी जो रिसर्च है वो फेस एक्यूरेट है, फेस वैलिड है। उसके बाद होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, मतलब कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड है आपकी वैलिडिटी या नहीं है। कॉन्करेंट वैलिडिटी होती है जो आपके मेजर्स है, सिमिलर मेजर, मतलब इसी रिसर्च में कुछ जो ये रिसर्च आपने की है, ये रिसर्च किसी और ने किया, तो ये जो क्या आपके, क्योंकि सेम टाइप ऑफ रिसर्च है, सेम प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए, तो अगर वो हुए हैं तो कॉन्करेंट वैलिडिटी है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होता है? डज द टेस्ट प्रिडिक्ट लेटर परफॉर्मेंस ऑन अ रिलेटेड क्राइटेरिया, मतलब आप लेटर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो ये टाइप्स ऑफ वैलिडिटी होती है बच्चों। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडिटी। बच्चों एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है? जब आपकी जो रिजल्ट है वो आपके स्टडी के बाहर भी अप्लाई हो रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि जो आपके रिजल्ट हैं वो आपकी स्टडी के बियॉन्ड भी अप्लाई हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है बच्चों कि अगर आपका विद इन द डाटा अगर आपकी एक्यूरेट कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप है, तो मतलब आपके पास हाई डिग्री ऑफ इंटरनल एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ इंटरनल वैलिडिटी है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या थी कि जब आपकी जो स्टडी है वो बियॉन्ड योर स्टडी इटसेल्फ, मतलब आपकी पॉपुलेशन के बाहर भी आपकी स्टडी जो है वो क्या हो रही है? अप्लाई हो रही है, तो उसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहेंगे, वरना इंटरनल वैलिडिटी। अब आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया है वैलिडिटी का, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसके ऊपर डिटेल में अलग से आई मेक अ वीडियो। फिर नेक्स्ट जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्रेडिबिलिटी। नाउ बच्चों व्हाट इज क्रेडिबिलिटी? कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन ली है वो बेस्ट सोर्सेज से होनी चाहिए आपकी रिसर्च में। देखो आप दो आपके पास सोर्सेज होते हैं बच्चों, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा, एक और होता है आपका टर्शरी डाटा, वो भी हम करेंगे। तो ये मेन होते हैं, आपने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना मैं बता देती हूँ। प्राइमरी डाटा होता है कि जब आप खुद ही अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो,
खुद जो रिसर्चर है वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। सेकेंडरी डाटा होता है कि आप किसी और की इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो। तो दो ही तरीके से आप रिसर्च में काम कर सकते हो, या तो आप अपना डाटा क्रिएट करो या किसी और का यूज़ करो। तो यहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए आपके प्राइमरी डाटा में भी और सेकेंडरी डाटा में भी, और दोनों ही आप मतलब आपको बेस्ट सोर्सेज लेने हैं। प्राइमरी डाटा में maybe you have to choose the best source, secondary data में भी you have to choose the best source, और दोनों का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जनरलाइजेबिलिटी क्या होता है बच्चों की, जो आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में अप्लाई होने चाहिए। नाउ मैं ये वर्ड पॉपुलेशन पॉपुलेशन बहुत बार इस्तेमाल कर रही हूँ। नाउ व्हाट इज दिस, देखो ये टोटल लोग हैं। मान लो मुझे यूथ के ऊपर स्टडी करनी है कि यूथ का क्या अफेक्ट होता है, मतलब यूथ के ऊपर क्या अफेक्ट है सोशल मीडिया का, ठीक है। तो ये मुझे इसके ऊपर मुझे सर्च करना है। तो ये अब ये मेरे पूरे जो हरियाणा के यूथ है, मान लो हरियाणा के जो यूथ है उनके ऊपर मुझे देखना है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या अफेक्ट है। तो ये जो टोटल लोग हैं, मैं इनको क्या बुलाती हूँ, मैं इनको बुलाती हूँ पॉपुलेशन। बार बार ये वो वाली पॉपुलेशन नहीं है कि हमारे यहाँ पे कितने लोग रहते हैं देश में, नहीं, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यू वांट टू स्टडी। मैं हरियाणा के यूथ को समझना चाहती हूँ सोशल मीडिया का अफेक्ट, तो जो टोटल हरियाणा का यूथ है वो मेरा क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। अब मैं एक एक बच्चे के पास तो जाऊंगी नहीं कि एक एक कॉलेज में एक एक स्कूल में मैं एक एक बच्चे के पास तो जाऊंगी नहीं पूछने कि भैया क्या अफेक्ट है सोशल मीडिया का, या एक एक बच्चे से क्वेश्चनर या इंटरव्यू तो नहीं लूंगी ना मैं। तो मैं इनमें से कुछ लोग चूज कर लूंगी। मान लो हर एक डिस्ट्रिक्ट में से मैंने क्या किया, कुछ लोग सैंपल्स चूज कर लिए। उन सैंपल्स के ऊपर क्या करूंगी, मैं स्टडी करूंगी। अब उन सैंपल्स के ऊपर जो स्टडी करूंगी, ये सिर्फ मैंने कुछ लोगों के ऊपर स्टडी की है, ये मेरी जो स्टडी का जो रिजल्ट है वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि जो ये लोग हैं सैंपल वाले, ये इनके ही तो रिप्रेजेंटेटिव है। तो सिंपल सी बात वो ये बोल रहा है कि आपने जो भी आपके आउटकम है, वो जो भी आपकी पूरी पॉपुलेशन है, ये माना, ये जो मैंने सैंपल लिया है इसका जो रिजल्ट है वो टोटल हरियाणा के यूथ पे एप्लीकेबल होगा। सिंपल सी बात वो बोल रहा है। तो हमारी जो रिसर्च होती है वो सिस्टमैटिक होती है बच्चों। व्हाट इज सिस्टमैटिक, व्हेन यू हैव अ प्रॉपर प्रोसीजर, आपके पास प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो ऐसे ही रिसर्च में भी प्रॉपर प्रोसीजर होता है। यू हैव टू फाइंड अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड देन यू हैव टू डू द लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस वगैरह, रिसर्च डिजाइन वगैरह, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस। तो पूरा प्रोसेस हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वहाँ से भी हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसीलिए इसको सिस्टमैटिक बोला गया है। नाउ व्हाट इज एम्पिरिकल, एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है बच्चों, आपकी जो रिसर्च है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आप रियल लाइफ वाला फैक्टर जरूर इंक्लूड करो। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों एक बार एक्सटर्नल वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। लास्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ पे है बच्चों टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब टाइप्स ऑफ बहुत सारे रिसर्च है, मुझे जितने भी रिसर्च मिले ना मैंने सारे के सारे डाल दिया। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन दो तरह के रिसर्च होते हैं, फंडामेंटल एंड अप्लाइड। बच्चों फंडामेंटल रिसर्च सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको, थ्योरी बिल्डिंग, एनी रिसर्च विच इज कंडक्टेड टू मेक अ थ्योरी। अब ये जो थ्योरीज आप पढ़ते हो, मोटिवेशनल की थ्योरीज है, लर्निंग थ्योरीज है, कंडीशनिंग थ्योरीज है, ये जो सारी थ्योरीज है ना, ये जो थ्योरीज के पीछे जो रिसर्च होती है वो फंडामेंटल रिसर्च होती है। तो ये थ्योरी बिल्डिंग के लिए ये होती है, इसका मतलब क्या है, ये थ्योरेटिकल इन नेचर होती है। अब अप्लाइड रिसर्च क्या होती है बच्चों, ये जो फंडामेंटल रिसर्च के प्रिंसिपल्स को यूज करके हम इनका क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं। मतलब जब अपने प्रिंसिपल्स का, जो भी आपने फंडामेंटल रिसर्च में जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रैक्टिकली आप यूज कर रहे हो, उनको हम क्या बोलेंगे, अप्लाइड रिसर्च। मतलब आप एक्चुअली में आप उनको अप्लाई कर रहे हो। बहुत डिटेल में हम इनको समझते हैं क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। सी इट इज कंसर्न्ड विद फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी, यू आर सिंपली मेकिंग अ थ्योरी। आप सिर्फ नॉलेज को गैदर कर रहे हो, नॉलेज के पर्पस के लिए, कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। क्यूरियोसिटी की उससे ये की जाती है, बहुत कम या बहुत रेयर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। बेसिकली आप अपनी नॉलेज को क्या करते हो, एक्सपैंड करते हो इसमें,
उसके बाद आप इसमें न्यू प्रिंसिपल्स को क्या करते हो, एक्सपाउंड करते हो, यू ट्राई टू एक्सपाउंड द न्यू प्रिंसिपल्स। उसके बाद यू ट्राई टू डेवलप एन अफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। तो आपको ये कंसेप्ट दिख रहा होगा, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, दैट मीन्स आप एक्सप्लेनेशन भी बनाते हो तो थ्योरी बिल्डिंग से बनाते हो, यहाँ पे नॉलेज सेक के लिए आप गैदर कर रहे हो, तो ये हमारी क्या होती है, फंडामेंटल रिसर्च। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, जेन पिगेट गेव अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस। अब देखो बच्चे हो गए कंफ्यूज, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, ये कौन है, अब इसका आंसर क्या होगा। उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने ये बोला है कि भाई ये जो थ्योरी बनाई गई है वो किसके बेसिस पे बनाई गई है। सिंपल सी बात है, वो फंडामेंटल रिसर्च के बेसिस पे बनाई गई है, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में ही मैंने आपको बताया था कि इसमें वी यूज थ्योरी। उसके बाद हमारे पास होती है बच्चों अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इज बेसिकली एम्ड एट फाइंडिंग द सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी और एन इंडस्ट्रियल और अ बिजनेस, और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिसी मेकिंग में या सोसाइटी में या इंडस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हो, उसका सोल्यूशन निकालते हो। तो जब आप उसका सोल्यूशन निकालते हो तो कौन सी रिसर्च आप करते हो, अप्लाइड रिसर्च करते हो। तो फंडामेंटल रिसर्च इज ओनली कंसर्न विद जनरलाइजेशन, मतलब इट इज ओनली कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी, बट अप्लाइड रिसर्च इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सोल्यूशन। ये आपका जो है बेसिकली, जैसे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर आपके रिटेन नहीं हो पा रहे हैं, तो जो बताएगी रिसर्च हमें कि किस तरीके से हम कस्टमर रिटेन कर सकते हैं, तरीके हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कस्टमर रिटेंशन। मतलब इट इज एक्सप्लोरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर द यूज इन वेरियस रिसर्चेज या फिर वेरियस प्लेसेस। तो यहाँ पे क्या है कि हम जो है अपनी थ्योरी की, जो थ्योरी का यूज़ करने की पॉसिबिलिटी है, मतलब थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का जो मौका है वो हमें कहाँ मिलता है, अप्लाइड। तो अभी हमें दो बातें अप्लाइड रिसर्च से समझ आई कि आप एक लार्जर एरिया पे अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो यू विल गो फॉर अप्लाइड रिसर्च। वो आपकी इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, बिजनेसेस हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। दूसरा, आप अगर अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स हैं, उनको अप्लाई कर रहे हो तो वो क्या होती है, आपकी अप्लाइड रिसर्च। अब दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, देखो दोनों का पर्पस अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो अप्लाइड रिसर्च है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए होती है, फंडामेंटल रिसर्च है वो इट इज़ यूज फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, इस तरीके से। इनका कॉन्टेक्स्ट भी अलग है, ऑब्जेक्टिव्स भी अलग है। ये जो है अप्लाइड रिसर्च को बहुत सारे लोग स्पॉन्सर भी करते हैं, मतलब आपको अगर आपके बिजनेस को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनके सेल्स नहीं बढ़ रही है, तो वो किसी रिसर्च कंपनी को हायर करके वो इस पर रिसर्च करवा रहे हैं। तो बेसिकली क्लाइंट्स होते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जो फंडामेंटल रिसर्च है वो सेल्फ इनिशिएटेड होते हैं, मैंने आपको बताया था, दे आर डन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अपने नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए जो लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रिसर्च करते हैं इन सर्टेन एरिया, उसको हम फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। फंडामेंटल रिसर्च के बच्चे दो नाम हैं, ये आप ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। मतलब क्वेश्चन क्या आएगा, बट ऑप्शन में आपको फंडामेंटल की जगह क्या दे देंगे, बेसिक रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक रिसर्च भी बोला जाता है। तो एम उसका वही है, नॉलेज को एक्सपैंड करना। इसका क्या है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेचर क्या है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। एप्लीकेशन इसकी यूनिवर्सल है, इसकी सिर्फ स्पेसिफिक एरिया पे अप्लाई होगी। एग्जाम्पल क्या है कि आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे आप नॉर्मल मार्केट रिसर्च कर रहे हो, वैल्यूएशन रिसर्च कर रहे हो, बेसिकली आप किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो। अब जैसे देखो 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर अप्लाइड। देखो ये बिना आपको सीधा आप किस पे क्लिक करो, अप्लाइड रिसर्च। जितने भी हमारे प्रिंसिपल है वो किस पे अप्लाई होते हैं, अप्लाइड रिसर्च पे। अब बच्चों सबसे मतलब फेवरेट क्वेश्चन है ये एनटीए का, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, फेवरेट क्वेश्चन है। हर साल एनटीए इसके कभी आगे से पीछे से देता ही देता है, यूजीसी एनटीए फेवरेट क्वेश्चन। अब देखो फंडामेंटल रिसर्च हो गया, अप्लाइड रिसर्च हो गया। अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट होता है एक्शन रिसर्च। एक्शन क्या है, देखो आप इसको इस तरीके से याद रखो कि आपको तुरंत एक्शन लेना होता है। तो जब आप अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इम्प्रूव कर रहे हो, अपनी इमीडिएट जो है अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर रहे हो, आप उसमें कौन सी यूज करोगे, एक्शन रिसर्च। एक्शन मतलब क्या होता है, डू समथिंग। यहाँ पे क्या होता है, एक्शन मतलब क्या होता है, आप जनरली कुछ एक्शन लेते हो, कुछ करते हो। तो इस रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग भी बोलते हैं। और दूसरी चीज क्या है, ये इंप्रूवमेंट के लिए होती है। कहाँ पे इंप्रूवमेंट के लिए होती है, आपके एग्जिस्टिंग सिचुएशन में इंप्रूवमेंट के लिए होती है। इसको कार्ट लेविन ने दिया था 1940s के अराउंड। इसको साइकिल ऑफ एक्शन और साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो इसका एक प्रोसेस होता है, वो हम आगे करेंगे अभी बस नेक्स्ट स्लाइड में। ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है हमें, प्रैक्टिकल
प्रॉब्लम्स के, और वो इमीडिएट होनी चाहिए। देखो एम्यूनरेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करना। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है एग्जिस्टिंग सिचुएशन की, उनको क्या करता है, ये दूर करने में हमें हेल्प करता है। जनरली क्या होता है बच्चों, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये वाली रिसर्च कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 बातें समझ में आई कि देखो अगर कहीं पे भी एग्जिस्टिंग वर्ड दिखे, या प्रिवेलिंग वर्ड दिखे, या करंट वर्ड दिखे, ठीक है, वो एक्शन रिसर्च से कहीं ना कहीं उसका लेना देना है। दूसरा, कोई प्रॉब्लम है उसका हमें तुरंत के तुरंत सोल्यूशन चाहिए इमीडिएटली, तो हमें एक्शन रिसर्च लेना है। तीसरा, कोई भी अपनी डेवलपमेंट के लिए या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए रिसर्च कराता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च बोलते हैं। और ये साइक्लिक इन नेचर होती है। अब साइक्लिक इन नेचर क्यों होती है बच्चों, ये जो है आपका प्रोसेस है, ये रिपीट होता रहता है। सबसे पहले आप प्लान करते हो, फिर आप एक्ट करते हो, फिर आप ऑब्जर्व करते हो, फिर आप क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो। ये प्रोसेस आपको ये रिपीट होता है। इसके बाद भी फिर से आप प्लान करते हो, एक्ट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है PAOR, PAR, पार, पार के बीच में बस क्या लगा दो, ओ। ये प्रोसेस आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप फोकसेस ऑन एम्यूलियोरेटिंग। देखो जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी रिसर्च यूज होती है, एक्शन रिसर्च। उसके बाद हमारी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी क्लासिफाइड है। हमारी 4 तरह की रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल की स्पेलिंग गलत है, प्लीज इग्नोर दिस। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है बच्चों, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नाम से ही आपको पता लग रहा है, किसी चीज का आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही आप डिस्क्राइब कर रहे हो। मान लो कि यहाँ पे जो है कुछ हुआ, ठीक है, आपको ये बताना है कि नेट का कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने बच्चे पास हुए हैं, तो इस चीज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो अगर, तो आप क्या कर रहे हो, इसमें कुछ भी आप अपने हिसाब से नहीं डाल सकते। आप जो एक्चुअली में डाटा है, कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे पास हुए हैं, आप सिर्फ, आपका काम क्या है, आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना है, आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बताना है। आपको वाई में नहीं घुसना, आपको एनालिसिस में नहीं घुसना। यू जस्ट हैव टू टेल व्हाट, आपका क्या जो है चीज, उसमें क्यों है, ये हमें नहीं देखना। आपको सिर्फ व्हाट से रिलेटेड डील करना है। उसके बाद यू डोंट हैव टू कवर द व्हाई। अब जैसे मान लो कि कोई ब्रांड है, वो अपने परचेजिंग ट्रेंड्स को समझना चाहती है, तो आपको बस ये बताना है कि उनके परचेजिंग ट्रेंड्स क्या है, मतलब लोग किस किस तरह का, ना व्हाट आर द परचेजिंग पैटर्न। अब ना वाई आर दीज परचेजिंग पैटर्न्स, ये नहीं जाना आपको कि परचेजिंग पैटर्न्स क्या है, सिर्फ डिस्क्राइब करना है। आपके हाथ में वेरिएबल्स नहीं है। वेरिएबल्स क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे। अब देखो इसी की पार्ट होते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही पार्ट है, अलग से नहीं है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही पार्ट है ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। बच्चों एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब कि आफ्टर दी फैक्ट, एक्सपोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, जो इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है, इसके नाम से मत डरो, जो इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में आप बता रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे। देखो डिस्क्रिप्टिव में क्या था, डिस्क्रिप्शन देना। अब जो इवेंट हो चुका है उसका आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो। मतलब यू आर डिस्क्राइबिंग द इवेंट विच हैज ऑलरेडी अकर्ड विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द रिसर्चर। रिसर्चर अपना नहीं 3-5 उसमें घुसाएगा कि ये है वो है, जो हुआ है बस उसको बताओ, जो हो चुका है उसको बताना है, हो चुका है। अब नाउ व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च इज बेसिकली रिलेटेड टू द पास्ट, मतलब जो आपके पास से रिलेटेड है। आप जैसे मान लो कि आपको देखना है कि इंडिया में ट्रेड यूनियंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एजुकेशन कैसे ग्रो हुआ इंडिया में, मतलब आपको हिस्टोरिकल डाटा से रिलेटेड रिसर्च करना है, वो क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों, ये इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। आप देखो क्वेश्चन कैसा आता है बच्चों, वो आपसे सिंपल ये नहीं पूछेगा कि भाई हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, वो आपको घुमा के क्वेश्चन देगा कि कौन सा जो रिसर्च है उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, मतलब कौन सी एक ऐसी रिसर्च है जिसमें हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। हमारे जो फैक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं उन्हीं को हमें बताना है, मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च है, अब हम कुछ नया तो उसमें नहीं बना सकते ना, जो ऑलरेडी हो चुका है हमें सिर्फ वही बताना है। तो कौन सी रिसर्च होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो सेकेंडरी डाटा के बेसिस पे हो सकती है। देखो सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा भी होते हैं, ऐसा नहीं है प्राइमरी डाटा नहीं होता, बट प्राइमरी डाटा का रेशो बहुत कम होता है। प्राइमरी डाटा क्या मतलब, डाटा आप हिस्ट्री में जो हुआ है वही तो आप दोगे ना, इसमें आप खुद तो हिस्ट्री बनाने
बैठोगे नहीं। तो यही है कि प्राइमरी डाटा होता है कहीं कहीं, बट नॉट एज मच एज सेकेंडरी डाटा इज देयर, तो रेशियो ऑफ सेकेंडरी डाटा इज मोर। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में डाल रखा है व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में हर चीज़ डाली है, क्योंकि लेवल जो है वो नेट का बहुत हाई हो चुका है। पहले बहुत ईजी क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसकी फाइंडिंग्स को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसमें हमारा सेकेंडरी डाटा ही ज़्यादा यूज होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो वही सब चीज़ें लिखी हुई है, पास्ट इवेंट्स के बेसिस पे होता है। पास्ट इवेंट्स में हम इंसाइट देखते हैं, लिंक बनाते हैं ओल्ड और नए के बीच में, इंटरप्रिटेशन करते हैं। बेसिकली देखो, इंटरप्रिटेशन जो ऑलरेडी, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, जो चीज़ एग्जिस्टिंग में है उसको आप अपनी भाषा में बता रहे हो, उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्रॉनिकल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, डायरीज होती हैं हिस्ट्री में, हाँ, लोग रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्चर्स क्या करते हैं, उन्हीं को इंटरप्रेट करते हैं। देखो, प्राइमरी सोर्सेज भी होते हैं, बट दे आर नॉट एज मच एज सेकेंडरी डाटा इज देयर। तो जो भी हमारे ये हिस्टोरिकल डाटा जो है उस तरीके से रिसर्च होती है। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हो बहुत डिटेल में। उसके बाद देखो, वही क्वेश्चन जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, वही 2015 में क्या आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, कंक्लूजन एंड फाइंडिंग्स ऑफ विच ऑफ द रिसर्च कैन नॉट बी डिस्क्राइब, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। तो आपको देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मैंने आपको बताया कि हमारी एक्सपोज फैक्टो रिसर्च होती है, और एक कौन सी रिसर्च होती है, एक्सपोज फैक्टो और हिस्टोरिकल। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के दो टाइप्स और होते हैं, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। वो मैं कमिंग वीडियोस में, कमिंग स्लाइड्स में मैं आपको समझाऊंगी। अब देखो, एक क्वेश्चन आपका एक्सपोज फैक्टो से भी आया हुआ है। एक्सपोज फैक्टो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया। द रिसर्च इज कैरिड, नहीं, पहले क्यों हम रिसर्च करेंगे, इंसिडेंट हो चुका है जब तो आप उसके बारे में देखोगे ना। अब जो इंसिडेंट हो रहा है साथ के साथ आप रिसर्च करते हो, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल नहीं। सिंपल सी बात है, जो कोई इंसिडेंट हो चुका है उसके बारे में आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो वो क्या है, एक्सपोज फैक्टो रिसर्च है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सप्लेनेटरी। नाम से ही आपको पता लग रहा है, आप जब चीजों को एक्सप्लेन करते हो, व्हेन यू एक्सप्लेन द फैक्ट्स, व्हेन यू आंसर द क्वेश्चन कि भाई क्यों स्ट्रेसफुल लिविंग की वजह से हार्ट अटैक आता है, क्यों ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस होने की वजह से ये चीज होती है। इसको देखो कॉजल रिसर्च भी बोलते हैं। कॉजल रिसर्च बोले तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में आपको, अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं यार ये क्या है एक्सप्लेनेटरी, क्या है कॉजल, उनको मैं बताती हूँ। देखो, नाम से आप चीजों को समझो। डिस्क्रिप्टिव क्या था, डिस्क्रिप्शन देना। एक्सपोज फैक्टो क्या था कि आफ्टर द इंसिडेंट जो आप रिसर्च करते हो, एक्सपोज मतलब कि बाद में। उसके बाद हिस्टोरिकल क्या था, जो पास से रिलेटेड है। एक्सप्लेनेटरी क्या है, जो फैक्ट्स को एक्सप्लेन करता है। फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए आप वाई तो ढूंढोगे ना, उसको वाई के बिना तो आप नहीं कर सकते। अब इसका बस इसका दूसरा नाम है कॉजल। अब इसका नाम कॉजल क्यों है वो भी हम देखते हैं। देखो, कॉजल रिसर्च को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना। इसका एक और नाम है स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिसर्च। अब देखो, नाम जानना क्यों जरूरी है, ये जो पेपर बनाने वाले हैं ना, ये बहुत चालाक है। वो आपको क्या करेंगे, ना तो एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन में देंगे, ना आपको एक्सप्लेनेटरी ऑप्शन में देंगे, आपको दे देंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिसर्च ऑप्शन में, और आप कंफ्यूज, यार ये रिसर्च तो हमने पढ़ी ही नहीं कभी। या आपको ऑप्शन में दे देंगे कॉजल रिसर्च। आपको सारे नाम पता होने चाहिए जिस जिस रिसर्च का है। तो कॉजल रिसर्च को ही हम एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल को ही हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिसर्च बोलते हैं, और स्टिमुलस इनको भी, एक्सपेरिमेंटल को ही कभी कभी हम क्या बोल देते हैं, एक्सप्लेनेटरी बोल देते हैं। नाउ इसको कॉजल क्यों बोलते हैं और इसको एक्सपेरिमेंटल क्यों बोलते हैं। देखो बच्चों, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट, सिंपल सी बात है। यहाँ कोई बंदा जो है वो स्मोक कर रहा है, स्मोक करने की वजह से क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। तो ये स्मोकिंग क्या है, किसी चीज का कॉज है, और कैंसर क्या है, किसी चीज का अफेक्ट है। तो एक ऐसी स्टडी जो कॉज को भी स्टडी कर रही है, जो अफेक्ट को भी स्टडी कर रही है, उसको हम क्या बोल देंगे, कॉज एंड अफेक्ट। तो ऐसी स्टडीज जो कॉज एंड अफेक्ट को स्टडी करती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉजल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ। इसमें हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है या जो रिसर्चर है वो कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है चीज़ों को। नाउ व्हाट इज दिस, क्या है ये सब। देखो यहाँ पे जो है स्मोकिंग करने से, मान लो मैं आपको एक नया एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे टीचिंग मेथड है
और यहाँ पे बच्चों के ऊपर अफेक्ट स्टडी किया जा रहा है। तो टीचिंग मेथड क्या है, किसी चीज़ का कॉज है, और बच्चों की स्टडी के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है वो क्या है, अफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, टीचिंग मेथड्स को चेंज भी कर सकती हूँ। कभी मैं रिसर्च लेक्चर मेथड से देख सकती हूँ कि लेक्चर मेथड का बच्चों के ऊपर क्या असर आता है, ग्रुप डिस्कशन मेथड का बच्चों के ऊपर क्या असर आता है, या मैं किसी एक्टिविटी से अगर बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनके ऊपर क्या अफेक्ट आता है। तो यहाँ पे जो ये टीचिंग है हमारा, बेसिकली टीचिंग क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब देखो इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि टीचिंग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको ना इसको साफ तरीके से बताती हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इसमें। ये टीचिंग मेथड्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टडी। अब देखो ये किसी चीज का कॉज है, ये किसी चीज का कारण बन रहा है, ये कॉज है, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड हो रहा है नहीं, ये इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। अब इसकी वजह से इसके ऊपर अफेक्ट आ रहा है, टीचिंग मेथड्स की वजह से लोगों के ऊपर क्या आ रहा है, स्टूडेंट्स के ऊपर अफेक्ट आ रहा है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये टीचिंग मेथड्स के ऊपर डिपेंड है। ये बात समझ में आई कि इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है। तो अब इससे क्या समझ आया, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपका क्या होता है, कॉज होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपको अफेक्ट होता है। ये बात समझ आ गई। तो अभी तक क्या समझ आया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप होती है, एक कॉज होता है, कॉज ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और अफेक्ट क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बच्चों आप मैनिपुलेट कर सकते हो ना। मैनिपुलेट का मतलब क्या है, ऊपर नीचे कर सकते हो। पहले आप टीचिंग मेथड्स को बढ़ा के बच्चों के ऊपर असर देख सकते हो, टीचिंग मेथड्स को कम करके बच्चों के ऊपर असर देख सकते हो, टीचिंग मेथड्स को कम ज्यादा करके बच्चों के ऊपर इफेक्ट देख सकते हो। तो आप क्या करते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। आपके हाथ में ही तो है मेथड्स को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, कौन सा मेथड लेना है, कौन सा मेथड नहीं लेना, तो आप कंट्रोल भी कर सकते हो। देखो बच्चों, 2-3 बार, मतलब 3 बार तो मैं आपको कम बता रही हूँ, कितनी बार यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। एक बार ये क्वेश्चन आया था, दूसरा एक बार ये क्वेश्चन आया था कौन सी रिसर्च में मैनिपुलेशन होती है, एक बार ये क्वेश्चन आया था कौन सी रिसर्च में कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप होती है। और ये अभी का मैं बता रही हूँ, आप अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो अभी के पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको अभी बात समझ में आ जानी चाहिए। आई होप आई हैव जस्टिफाइड दिस। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि कंट्रोल क्या होता है, कि बेसिकली आपके हाथ में है, आप सिचुएशन को अरेंज कर रहे हो। मैनिपुलेशन क्या है, कि आप चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हो अपने ऑपरेशन से। ऑब्जर्वेशन क्या है, कि आप अफेक्ट को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। जब देखो आपके कॉज एंड इफेक्ट के बीच में सर्कुल, अब ये देखो ये ना वर्ड ऐसे ही डाल दिया मैंने, कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है कि आपके अगर कॉज एंड इफेक्ट की वजह से में एक सर्कुलर रिलेशनशिप हो, मतलब यही किसी चीज़ का कॉज है, यही अफेक्ट है, यही किसी चीज़ का कॉज है, और यही मतलब इस तरीके से अगर सर्कुलर रिलेशनशिप हो कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, तो उसको रिफ्लेक्सिटी बोलते हैं। तो अभी तक हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर ली है बच्चों, अप्लाइड कर ली है, फंडामेंटल कर ली है, और उसके बाद एक्सप्लेनेटरी कर ली है, एक्सपेरिमेंटल कर ली है। यू कैन टेक अ ब्रेक, 5 मिनट का आप वीडियो पॉज करके यू कैन टेक अ ब्रेक अगर ज़्यादा हो रहा है तो। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है बच्चों, नाम से ही आपको पता लग रहा है, जब आप किसी चीज़ को बिगिनिंग में ही शुरू, मान लो अब आपका जेआरएफ क्लियर हो चुका है, अब जेआरएफ क्लियर होने के बाद आप पीएचडी करना चाहते हो। पीएचडी देखो 3 साल आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करोगे, तो उस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना बनता है कि नहीं बनता। आप ये बताओ, आप किसी ऐसे मुंह उठा के किसी भी टॉपिक के ऊपर तो रिसर्च नहीं कर सकते ना, आप डिटेल में उस टॉपिक को एक्सप्लोर करोगे, देखोगे। तो एक ऐसी रिसर्च जो की जाती है जहाँ पे आपको बहुत कम पता है टॉपिक के बारे में, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि भाई ये मेरे टॉपिक की वर्थ है कि नहीं है। बेसिकली क्या है कि आपको ज्यादा पता नहीं है, यू नो वेरी लिटिल अबाउट द टॉपिक एंड यू वांट टू इन्वेस्टिगेट मोर। तो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जनरली बिगनिंग, मतलब कि आपको लग रहा है कि यार इस टॉपिक के अंदर मुझे ज़्यादा घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब शुरू शुरू में आप इसमें क्या करते हो, बस इसमें ज़्यादा पूरा प्रोसीजर हमारा ना बहुत लंबा प्रोसीजर होता है रिसर्च का, वो फॉलो नहीं करते। आप सिर्फ इसमें क्या देखते हो, अपनी टॉपिक को समझते हो, अपने प्रॉब्लम को समझते हो, और प्रॉब्लम के बाद आप लिटरेचर रिव्यू करते हो। लिटरेचर रिव्यू मतलब कि आप जो भी उस चीज़ के ऊपर कंसेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, जो जो रिसर्चेस उसके ऊपर हो चुके हैं, आप उनको क्या करते हो, समझने की कोशिश करते हो। तो ये आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है कि आप ये देख रहे हो जो टॉपिक मैं फ्यूचर में चूज करने वाला हूँ या करने वाली हूँ वो मेरे लिए वर्थ है कि नहीं है। आप उस टॉपिक के बारे में क्या जानना चाहते हो, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप उस टॉपिक के ऊपर के बारे में जानना चाहते हो। आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना चाहते हो, क्लैरिफाई करना चाहते हो, मतलब आप अभी फर्स्ट स्टेप पे हो, फर्स्ट स्टेप को ही आप
आप अच्छे से अपने दिमाग में देखना चाहते हो। देखो बच्चों, आप मान लो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर स्टडी कर रहे हो। अब डिजिटल मार्केटिंग इज सच अ ह्यूज टॉपिक। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितने सब टॉपिक्स बन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप अफेक्ट देख सकते हो लोगों के ऊपर, प्रॉब्लम्स देख सकते हो, मार्केटर्स को क्या आती है, बच्चों के ऊपर अफेक्ट क्या आता है डिजिटल मार्केटिंग का, रिलेशनशिप क्या है डिजिटल मार्केटिंग का और सेल्स का, परसेप्शन क्या है लोगों का डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और मार्केटर्स कैसे चेंज आया है। तो देखो इसी टॉपिक के अंदर मैं आपको 10-15 टॉपिक्स बता सकती हूँ जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं सबके ऊपर आप रिसर्च करने बैठोगे। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, अपने लिए एक अच्छा सा प्रॉब्लम ढूंढना। अच्छा प्रॉब्लम यानी ये नहीं कि आप प्रॉब्लम्स को इन्वेंट कर रहे हो, प्रॉब्लम मतलब अपने लिए आप एक अच्छा सा रिसर्च टॉपिक ढूंढना। तो वो भी आपका किस में आता है, इसमें सिर्फ सेकेंडरी डाटा यूज होता है बच्चों। मैंने आपको एक हिस्टोरिकल रिसर्च बताया था, उसमें सेकेंडरी डाटा का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, बट लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में सिर्फ देखो पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें एक्सप्लोरेटरी ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ सिर्फ जहाँ सेकेंडरी डाटा यूज होता है वो क्या है, एक्सप्लोरेटरी। तो ये नेट वाले बहुत चालाक होते हैं। अब आगे क्या है, आपको अपनी प्रॉब्लम को बेटर अंडरस्टैंड करना है तो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करोगे। तो यही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए बेसिकली कि व्हेन यू वांट टू एक्सप्लोर सर्टेन क्वेश्चंस, आप जो है न्यू प्रॉब्लम एरियाज जो पहले से ट्राइड नहीं हुए हैं उनके बीच बेसिकली आप फाउंडेशन ले करना चाहते हो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप इसको रीड कर सकते हो। अब देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन आया हुआ है, आई डोंट नो द ईयर, अभी का ही है जहां तक मुझे पता है ये क्वेश्चन। द रिसर्च मेथड दैट फोकसेस ऑन इस्टेब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सिंपल क्या, एक्सपेरिमेंटल। देखो दो हिंट दे दिए इन्होंने, एक हमें कंट्रोल का हिंट दे दिया, एक कैजुअल रिलेशनशिप का। तो हम आंख बंद करके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे क्लिक करेंगे। अब आगे देखते हैं, ये देखो 2019 में ही आया हुआ है, पार्टिसिपेशन इन विच टाइप ऑफ रिसर्च हैज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर एंश्योरिंग। देखो हमें वर्ड मिल गया इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट मिल गया हमें। एक्शन रिसर्च में हमने देखा था ना कि हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। सिचुएशन भी मिल गया, इम्प्रूवमेंट भी मिल गया। तो बिना देखे मैंने बोला था कि लोगों का एनटीए वालों का फेवरेट क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च, देखो 2019 में भी ये डाल दिया। अब देखो यहाँ पे फर्क समझो बच्चे ना, कुछ लोग इसमें अप्लाइड भी कर सकते हैं। देखो जो एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च है वो लार्जर सैंपल पे होता है, और जो एक्शन रिसर्च है वो स्मॉल सैंपल्स पे होता है। बेसिकली आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अपने कॉलेज में, अपनी ऑफिस में किसी तरह की आप रिसर्च कर रहे हो, सैंपल ड्रॉ कर रहे हो, उस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक्शन रिसर्च इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे प्लान मैंने आपको बताया था, आपको PAR याद रखना है, बीच में ओ डाल दो। तो P कहाँ पे है, यहाँ पे एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये क्या है, प्रोसेस है। देखो अभी रिसेंट 2017 का ही क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे वही मैंने बोला था आपका फेवरेट क्वेश्चन है, एनी रिसर्च विच हैज एन इमीडिएट एप्लीकेशन, वो हमारी कौन सी होती है, वो होती है हमारी एक्शन रिसर्च, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है बच्चों, इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस दो तरह की रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ना व्हाट इज क्वालिटेटिव, नाम से ही पता लग रहा है। क्वांटिटेटिव भी, क्वांटिटेटिव इज व्हेन यू डील विद नंबर्स, व्हेन यू डील विद क्वांट होता है ना, क्वांट इज नंबर्स बेसिकली। तो जब आप जैसे स्टॉक मार्केट के ऊपर स्टडी कर रहे हो या यू आर यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स इन योर स्टडी, तो दैट इज विल बी कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हो। उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च होती है बच्चों। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है बेसिकली आप डाटा को इसमें क्या करते हो, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं होती है बेसिकली, यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट होता है। यू हैव टू कलेक्ट, एनालाइज, इंटरप्रेट द डाटा। आप लोगों को ऑब्जर्व करके जो है, जो बेसिकली जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड रिसर्च होती है ज़्यादातर, उसको क्वालिटेटिव रिसर्च बोला जाता है। जनरली इसमें वही होता है। उसके बाद है क्वालिटेटिव रिसर्च इज मच मोर सब्जेक्टिव, इट इज़ मच मोर सब्जेक्टिव, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है। उसके बाद है हमारा, इसमें देखो यहाँ से ना किसी चीज़ को इग्नोर मत करना। अभी जो 2020 के एग्जाम हुए थे ना, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आए हुए थे। नाउ व्हाट इज फिनोमोलॉजी। नाउ यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च के ही ये कुछ प्रकार हैं। जब आप किसी इंसान के एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश कर रहे हो, मतलब जिस चीज़ से वो गुजरा था उस चीज़ को, उस फिनोमिना को आप समझ रहे हो, वो फिनोमोलॉजी होता है। जैसे मान लो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, सो इट वाज द वर्स्ट डिजास्टर दैट एवर हैपेंड, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो उसमें बहुत सारे लोग इंजर हुए थे। तो उन विक्टिम्स का आप अगर इंटरव्यू ले रहे हो, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जान रहे हो, तो वो कौन सी होगी, फिनोमोलॉजी। फिर होता है एथनोग्राफी बच्चों। एथनोग्राफी इज व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द कल्चर ऑफ सर्टेन पीपल एंड सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। आप किसी के कल्चर,
आप नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, लैंग्वेजेस, मटीरियल्स, ये सब चीज़ें अगर यू आर स्टडिंग अबाउट समवन, तो वो क्या है, आपका एथनोग्राफी है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोगों के बीच में रहते हैं। जो रिसर्चर्स हैं वो क्या करते हैं, लोगों के कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझते हैं, वो एक्चुअली उनसे इंटरेक्ट करते हैं। वहाँ पे जो है उनको वहाँ पे रहते हुए, सराउंडिंग्स में रहते हुए वहाँ उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद केस स्टडी होती है। केस स्टडी तो आपको पता है, किसी भी केस को लेके आप उसको स्टडी कर रहे हो। फिर एथनोग्राफी, देखो यहाँ पे मैंने डिटेल में एथनोग्राफी डाल रखा है। बेसिकली यहाँ पे आप क्या करते हो, पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटी के कल्चर्स का क्या देते हो, आप डिस्क्रिप्शन देते हो। ये क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप है, जहाँ पे रिसर्चर जो है वो ऑब्जर्व करता है, इंटरैक्ट करता है, किससे, रियल लाइफ एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे यू जनरली गो अंडर द स्किन, वहाँ के लोगों के साथ इंटरैक्ट करके यू फाइंड आउट। उसके बाद बहुत सारे और तरीके होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस रिसर्च, नरेटिव रिसर्च, कंटेंट एनालिसिस, ग्राउंडेड थ्योरी। नाउ व्हाट इज नरेटिव, आप किसी की स्टोरीज बता रहे हो। नरेटिव रिसर्च एक रिव्यू का प्रोसेस भी होता है, वो भी हम देखेंगे। कंटेंट एनालिसिस क्या है, कि किसी के कंटेंट को एनालाइज कर रहे हो आप, उसमें से सर्टेन वर्ड्स, थीम, कंसेप्ट वगैरह आप अगर ढूंढ रहे हो। फिर ग्राउंडेड थ्योरी, बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 से यहाँ से भी उठ के क्वेश्चन आए हुए थे ना। व्हाट इज ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी इज कि आप ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इसमें डाटा को कलेक्ट करते हो। सबसे पहले आप अपना डाटा है वो मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करते हो। यही एक ऐसी रिसर्च है जिसमें आप क्वांटिटेटिव डाटा का यूज कर सकते हो। यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है कि भाई कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसमें आप सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा का इस्तेमाल कर सकते हो जब आपका मन करे। तो ये हमारी ग्राउंडेड थ्योरी है। दूसरा, इसमें जो टेक्सचुअल, मतलब बेसिकली आप क्या करते हो, जमीन से उठा के, ग्राउंड से उठा के डायरेक्ट, इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हो आप इसमें सीधा क्या कर रहे हो, अपना डाटा उठा रहे हो मल्टीपल सोर्सेज से। जैसे इसमें आप फिर क्या करते हो, डाटा उठाने के बाद आप अपना हाइपोथेसिस बनाते हो ना। व्हाट इज हाइपोथेसिस, ये भी हम समझेंगे आने प्रोसेस, जब हम प्रोसेस करेंगे ना। प्रोसेस का एक स्टेप होता है हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस, तो वो हमारा हाइपोथेसिस होता है। तो इस वाली जो रिसर्च में आप क्या करते हो, मल्टीपल सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हो, हाइपोथेसिस जो है बनाते हो। जनरली लोगों के एक्शन को जो समझाए, लोग जो एक्शन करते हैं वो क्यों करते हैं, ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करते हैं, उन कंसेप्ट को जो समझाए, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक कैटेगरी ले लेते हो और उनके आसपास कैटेगरीज के बीच में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हो। देखो मैंने इसमें ना मोटे मोटे पॉइंट्स डाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। ग्राउंडेड थ्योरी है बेसिकली आप टेक्सचुअल मल्टीपल सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। कलेक्ट करने के बाद आप डिफरेंट कैटेगरीज के बीच में रिलेशनशिप निकालते हो, हाइपोथेसिस वगैरह फॉर्मुलेट करते हो। जनरली आप लोगों के एक्शंस को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो कि आप वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने और डिटेल में ये डाल रखा है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, और इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि भाई देखो ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो डायरेक्ट डाटा कलेक्शन से स्टार्ट होती है, कोई आपके पास प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी नहीं होती है। ठीक है, आप क्या करते हो, टॉपिक ऑफ स्टडी को क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो। डायरेक्टली आप क्या उठाते हो, डाटा उठाते हो, ग्राउंडेड इन द डाटा। ठीक है, यहाँ पे रिसर्चर जो है अपना इंडिविजुअली एनालाइज करता है डाटा को, और इस तरीके से आप ये पूरा पढ़ सकते हो। जो मोटा मोटा था मैंने आपको बता दिया। अब लॉजिक के बेसिस पे हमारी जो डिफाइन होती है वो होती है डिडक्शन एंड इंडक्शन। नाउ व्हाट इज डिडक्शन एंड व्हाट इज इंडक्शन। नाउ व्हाट इज डिडक्टिव, डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है बच्चों, नाम इसका है टॉप डाउन अप्रोच। नाउ व्हाट इज टॉप डाउन, और इसको हम जनरल टू स्पेसिफिक भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों ये एक ऐसी रिसर्च है, ये एक ऐसी अप्रोच है जो आपकी थ्योरी से स्टार्ट होती है। मैं आपको सिंपल शब्दों से बताती हूँ, जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल, ये क्या है, एक थ्योरी है, ऑल मेन आर मॉर्टल। ठीक है, एंड नाउ समीर इज अ मैन। ठीक है, उसके बाद रुपेश इज अ मैन। तो हमने कंक्लूजन किया कि ऑल मेन आर मॉर्टल। तो यहाँ पे क्या है कि आपने पहले ही एक थ्योरी दे दी, उस थ्योरी में से आप क्या निकाल रहे हो, कंक्लूजन निकाल रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि आप थ्योरी से, जैसे मैं ना आपको सिंपल एक डायग्राम से समझाती हूँ, ये आपके डिडक्टिव होती है कि यहाँ पे आपके पास क्या होती है, थ्योरी होती है। थ्योरी से आप स्टार्ट करते हो, थ्योरी के बाद आप अपना हाइपोथेसिस बनाते हो, हाइपोथेसिस के बाद आप ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करने के बाद अपना कंफर्मेशन और क्या देते हो, कंक्लूजन देते हो। तो बेसिकली आप इस डिडक्टिव में क्या होता है कि आपके पास जो जनरल ओपिनियन है, पूरा एक, जैसे था ना कि ऑल मेन आर मॉर्टल, तो ये जो आपका एक जनरल ओपिनियन था, जैसे समीर इज मॉर्टल या फिर इस तरीके से रुपेश इज मॉर्टल, तो मैंने क्या कंक्लूड किया था कि ऑल मेन आर मॉर्टल। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक जनरल थ्योरी के बाद फिर आपने एक स्पेसिफिक
आउटकम निकाले, जैसे समीर और रुपेश, उसके बाद आपने कंक्लूड किया। तो ये थ्योरी से स्टार्ट होता है, थ्योरी से स्टार्ट होने के बाद उसी थ्योरी को ये क्या करता है, सही करते हैं। तो बेसिकली भी डेवलप, मैं आपको ये प्रोसेस क्यों बता रही हूँ बच्चों, यहाँ से आपका प्रोसेस उठ के आ सकता है कि इसमें सबसे पहले हाइपोथेसिस बना, थ्योरी होती है सबसे पहले, तो ऑब्वियसली थ्योरी होती है, थ्योरी के बाद आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस वगैरह बनाते हो, फिर स्ट्रैटेजी वगैरह बनाते हो, फिर कंफर्म वगैरह करते हो। तो इंडक्टिव क्या होता है, उल्टा, इंडक्टिव इज उल्टा। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल है, तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा कि जैसे समीर इज मॉर्टल एंड रुपेश इज मॉर्टल, समीर एंड रुपेश बोथ आर मेन, तो हमने कंक्लूड क्या कर लिया कि ऑल मेन आर मॉर्टल। तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल लोगों को लिया, हमने उनको लिया और उनको ऑब्जर्व किया और उसके बाद कंक्लूजन निकाला। तो इंडक्टिव हमारी क्या होती है, इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच, ये स्पेसिफिक टू जनरल होती है। जैसे मैं आपको इसका ना पूरा डायग्राम ही समझा देती हूँ, जब आपको समझा, पहले आप इंडिविजुअल लोगों को ऑब्जर्व करते हो, इंडिविजुअल लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद एक पैटर्न इस्टेब्लिश करते हो, पैटर्न इस्टेब्लिश करने के बाद यू मेक अ टेंटेटिव हाइपोथेसिस, उसके बाद यू ट्राई टू मेक अ थ्योरी। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोसीजर चल रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो पहले फिर पैटर्न। तो यहाँ पे आपका प्रोसीजर भी आ सकता है बच्चों कि इसको ना लाइन साइकिल एक प्रॉपर लाइन में एक्सप्लेन करो। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन के बाद पैटर्न होता है, पैटर्न के बाद हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस के बाद यू हैव अ थ्योरी। तो ये आपको अच्छे से डिटेल में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आई गेस अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑब्जर्व द डिफरेंट पैटर्न, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, फिर उनके बीच में आप पैटर्न बनाओ, पैटर्न के बाद यू हैव टू जनरलाइज इट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज दे रखी है, यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर, ओके। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, बेसिकली बिगिंस विद डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड विच मूव टूवर्ड्स मोर एक्सपेंड, मतलब कि आप डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन से किस पे जाते हो, जनरलाइजेशन पे जाते हो। इसमें आप क्या करते हो, यू डेवलप, अच्छा ये डिडक्टिव है, डिडक्टिव में क्या था, पहले थ्योरी होती है, यहाँ पे डिडक्टिव के बारे में थ्योरी है, फिर हाइपोथेसिस है, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ है, देखो ये डिडक्टिव था, ये थ्योरी थी, डिडक्टिव में फिर हाइपोथेसिस, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर कंफर्मेशन। यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन, पैटर्न, हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, बॉटम अप, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, बॉटम अप, और इसलिए इसको क्या बोला गया है, टॉप डाउन। तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। तो डिडक्टिव इज वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जो भी चीजें मैंने मेंशन की है बच्चों, बहुत रिसर्च के बाद मैंने मेंशन किया है, इट टुक मी अराउंड 3 days टू प्रिपेयर दिस प्रेजेंटेशन, आई स्वेयर। सो यू हैव टू स्टिक बाय इट, आपको एक एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज। तो इसमें डिडक्टिव अप्रोच क्या है, क्वांटिटेटिव होती है, ये क्वालिटेटिव होती है, ये टॉप टू बॉटम होती है, ये बॉटम टू अप होती है। तो ये जनरल टू स्पेसिफिक या जनरल टू पर्टिकुलर, स्पेसिफिक टू जनरल। तो देखो यहाँ पे आप इस तरीके से याद रखते हो, आई इंडिविजुअल से आप किस पे जा रहे हो, जनरल पे जा रहे हो, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये सारा इसके बारे में है, बेसिकली डिडक्टिव इंडक्टिव के बारे में। तो कंसेप्ट के बेसिस पे हमने 2 पार्ट्स में टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिस्क्राइब किया है, कंसेप्चुअल एंड एम्पिरिकल। कंसेप्चुअल रिसर्च होती है बच्चों, जनरली आप जब न्यू कंसेप्ट बनाते हो या अपने एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को री इंटरप्रेट करते हो, तो जो फिलोसफर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, वही इस टाइप ऑफ रिसर्च को यूज करते हैं। इंपेरिकल रिसर्च क्या होती है बच्चों की, आप जिसमें ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करते हो, मतलब जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको आप वेरीफाई करते हो अपनी ऑब्जर्वेशन से, मतलब आप एक्चुअल एक्सपीरियंस को इसमें इंक्लूड करते हो। एक रिसर्च होती है हमारी पार्टिसिपेटरी रिसर्च। बच्चों पार्टिसिपेटरी रिसर्च में क्या होता है, बेसिकली जिसमें हम फोकस करते हैं पार्टिसिपेशन में और एक्शन में। बेसिकली यहाँ पे जो लोग हैं उनको हम एक्सपर्ट समझते हैं, और वो जो एक्सपर्ट हैं वो अपनी नॉलेज को ही क्या समझते हैं, पावर समझते हैं। मतलब आप इस तरीके से समझो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट्स जब रिसर्च करते हैं अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके, ठीक है, पर्टिकुलर कम्युनिटीज में पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी रिसर्च। तो यहाँ से भी एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल, मैंने आपको बताया था, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ही पार्ट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है बच्चों, कि आप जो है लंबे समय के लिए जो रिसर्च कर रहे हो, जैसे मैं ना आपको एक डायग्राम ही दिखा देती हूँ, सिंपल, यहाँ से आपको सिंपल समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या है, आप पहले, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल की बात हम कर रहे थे, सेम लोग हैं, लंबे समय के लिए रिसर्च होती है। 2018 में इन तीनों इस फैमिली के ऊपर रिसर्च किया आपने, 2019 में भी, अच्छा स्टूडेंट्स है, सॉरी मैं फैमिली बोल रही थी, इनको ये कुछ स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के, इनके ऊपर रिसर्च किया। फिर इन्हीं बच्चों के ऊपर आपने 10th में रिसर्च किया, और फिर इन्हीं बच्चों के ऊपर आपने 11th में रिसर्च किया। तो यहाँ पे वो क्या रहा है कि एक ही आपके पास सैंपल है, और ओवर द लॉन्ग
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू आर रिसर्चिंग ऑन देम, तो दिस विल बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होता है बच्चों, कि आप अलग अलग, आपने पहले 9th का ले लिया, मतलब एक साथ आपने 10th का ले लिया, 11th, तो ये तीनों अलग अलग है, ये अलग अलग है। ये क्या है, ये सेम सैंपल था हमारे पास, सेम सैंपल को हम लेके गए हैं। यहाँ पे कुछ 9th के बच्चे हमने ले लिए, कुछ अलग से 10th के बच्चे ले लिए, 11th के बच्चे ले लिए, तो एक साथ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, याद रखना एट, हम इन तीनों के ऊपर एक साथ रिसर्च कर रहे हैं और इनके ऊपर हम ओवर द पीरियड टाइम ऑफ टाइम रिसर्च कर रहे हैं, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म रिसर्च बोला जाता है। तो अब आप इसको समझोगे तो आपको समझ आएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज सेम सैंपल, वी यूज द सेम सैंपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हमारा क्या होता है, बेसिकली हम जिसमें डाटा को एनालाइज करते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप इसको पढ़ोगे वही चीज इसमें क्या लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने और भी इसको डिटेल में जाना है ताकि आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना हो किसी भी टॉपिक में। टाइमलाइन क्या है, क्रॉस सेक्शनल में क्या है, वन पॉइंट के ऊपर जो रिसर्च, मतलब एक साथ आपने 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे एक साथ ले लिए और एक साथ उनके ऊपर क्या की, रिसर्च की। उसके बाद मल्टीपल पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक ही जनों के साथ इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो यहाँ पे डिफरेंट सैंपल होते हैं, यहाँ पे सैंपल सेम होता है। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम में रिसर्च कंप्लीट हो सकती है, इसमें डिटेल्स जो है हमारी टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। हो सकता है जो बच्चों का लॉजिक 9th में था वो 10th में ना हो, 11th में ना हो, मेच्योरिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद बच्चों हमारी एक एनालिटिकल रिसर्च होती है, बेसिकली जो आप चीज़ों को, यू आर इन्वॉल्विंग योर थिंकिंग, आप एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को, इवेल्युएट। सो व्हेन यू आर क्रिटिकली थिंकिंग अबाउट समथिंग, व्हेन यू आर इवेल्युएटिंग अबाउट समथिंग, व्हेन यू आर इवेल्युएटिंग योर इन्फॉर्मेशन, तो वो हमारी क्या आती है, एनालिटिकल रिसर्च में आती है। यू आर ऑलरेडी यूजिंग द फैक्ट्स विच आर अवेलेबल, और आप जो उनको इवेल्युएट कर रहे हो वो एनालिटिकल रिसर्च होती है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है बच्चों, जो आप, नॉर्मल सी बात है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो डाटा को, उससे जो रिसर्च निकल के आती है, बेसिकली सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, आप उनको क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, जैसा भी उनका बिहेवियर है आप उनको ऑब्जर्व करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो। यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप सीधा क्या कर रहे हो, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो या किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरह हो रहा है कि आप जो चीज़ जैसी हो रही है वैसे ही आप उसको क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, प्रैक्टिकल। अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। माई बैटरी इज लो, ये वीडियो कभी भी बंद हो सकती है, लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है, तो मैं जल्दी से आपको करा देती हूँ। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यू डील्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, बेसिकली कि हमारी जो फंडामेंटल रिसर्च है वो किसके लिए होती है, नए प्रिंसिपल्स को एक्सपाउंड करने के लिए होती है। या फिर देखो, और फिर उसके बाद हमारी जो किसी चीज़ के बारे में जब हम अफेक्ट स्टडी करते हैं तो वो हमारी कौन सी होती है, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च होती है। उसके बाद अगर, अच्छा मैं जल्दी जल्दी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं एक काम करूँगी, इसको नेक्स्ट वीडियो में करा लूँगी। ये जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं अभी, आप सिर्फ